समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उन्हें सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि मैंने देखा कि मौत के सामने भी उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। मुझे शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस वही करता हूं जो मैं चाहता हूं। अब मैं जाना चाहता हूं क्योंकि मुझे और भी बहुत से काम करने हैं। मुझे सचमुच तुम्हारी नाटकीय आंतरिक लड़ाई देखने का मन नहीं है। राघव ने अपना सिर हिलाया और जाने ही वाला था। बड़े भाई राघव, छोड़कर मत जाना। हमारे पीछे जनजाति में वापस आ जाओ ताकि हम तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सके। काव्य ने ईमानदारी से अपनी आस्तीन खींचते हुए कहा। मैं इस विचार की सराहना करता हूं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे सचमुच बहुत काम है, इसलिए मैं अब और देर नहीं कर सकता। राघव विनम्रता से उसकी पकड़ से छूट गया। यह देखकर कि राघव ने उनके साथ वापस जाने से इनकार कर दिया, काव्य और कोशर थोड़े निराश हुए। अंशुल ने अचानक व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे पता था कि वो तुम दोनों के खिलाफ साजिश रच रहा है। उसे अपनी पोल खुलने का डर है, इसलिए वह आने की हिम्मत नहीं कर रहा। अपनी छिछली उकसावेबाजियां बच्चों के लिए छोड़ दो। ये देखने में शर्मनाक है, राघव ने जवाब दिया। जैसी की उम्मीद थी, जहां भी लोग थे वहां बेवकूफ भी थे। राघव, मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी अपने दिमाग से दे सकता हूं। हमारे जियाओं कबीले का अपना गौरव है और हम किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जिसने हमारी मदद की हो। इसके अलावा मुझे विश्वास है कि तुम अवसरों की तलाश में अनादि पथ पर आए हो। खैर, यहां रहने वाले हम लोगों से बेहतर अनादि पथ को कौन समझ सकता है, अनुराधा ने कहा। राघव इससे बहुत प्रभावित हुआ। यह सच था, उसने जो नक्शा हासिल किया था वो उन विशेषज्ञों की पीढ़ियों द्वारा बनाया गया था जो अनादि काल से मार्ग पर चल रहे थे। लेकिन ये मूल निवासी अनगिनत सालों से यहां रह रहे थे। उन्हें इस जगह की बेहतर समझ जरूर थी। अगर वे उसे कुछ अच्छे गुप्त स्थान बता देते तो क्या उसे भारी मुनाफा नहीं होता? लेकिन वह अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा था। अगर उनके इरादे नेक नहीं होते तो क्या वो खुद को बाघ की मांद में नहीं भेज रहा होता? हालांकि कोशर और काव्य की उम्मीद भरी निगाहों और अनुराधा के नेक व्यवहार को देखकर लग रहा था कि वे भरोसेमंद है। खैर, जब तक वो उस बेवकूफ अंशुल को नजरअंदाज करता रहा, वे भरोसेमंद लगते रहे। लगता है आतिथ्य से इनकार करना वाकई मुश्किल है। अगर मैं लगातार मना करता रहा तो मैं एक ऐसा व्यक्ति बन जाऊंगा जो दयालुता की कद्र करना नहीं जानता। राघव मुस्कुराया। हालांकि ये थोड़ा जोखिम भरा था, लेकिन उसने अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया। मौत से न डरने वाले लोग आमतौर पर ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। वाह बड़े भाई लौंग, जब हम कबीले में वापस आएंगे तो मैं तुम्हें शराब पिलाऊंगा। कोशर उत्साह से हंसा। हालांकि उसका कद अब उतना छोटा नहीं था, फिर भी उसका व्यवहार अभी भी काफी बचकाना था। केवल अंशुल ने राघव को सहमत होते देख थोड़ी उपेक्षा से देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उन्होंने 7 ब्लॉक पार कर लिए। राघव को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन कोशर और अन्य लोगों की आभा बढ़ने लगी क्योंकि उनके शरीर के चारों ओर प्रकाश का प्रभामंडल फीका पड़ गया। हम आखिरकार उस भयानक दमन से बच निकले। राघव, क्या तुम मेरी बात पर यकीन करते हो कि अब मैं तुम्हें एक ही मुट्ठी से कुचल सकता हूं? अंशुल अचानक हंसा और राघव की ओर इशारा किया। अंशुल, राघव हमारे मेहमान हैं। अगर तुमने फिर से इतना असभ्य होने की हिम्मत की तो मुझे दुश्मनी करने का दोष मत देना। अनुराधा चिल्लाया। अब सिर्फ अनुराधा ही नाराज नहीं था, दूसरे विशेषज्ञ भी असंतुष्ट थे। समुद्र विस्तार के एक अन्य दिव्य प्राणी ने ठंडे स्वर में कहा, अंशुल, अपनी हैसियत पर ध्यान दो, ज्यादा आगे मत बढ़ो। अक्षय, लगता है तुम्हारी मध्य समुद्री विस्तार शक्ति के बावजूद तुम मेरी आलोचना करने लायक नहीं हो। अंशुल ने व्यंग्य किया, लेकिन उसने राघव के लिए मुश्किलें और बढ़ानी जारी नहीं रखी। वो बस उनके साथ यात्रा करता रहा। शायद उसे थोड़ा खेद हुआ, लेकिन अनुराधा ने पहल करते हुए कहा, सभी मूल निवासी सामान्य रूप से ठीक है और शायद कुछ परीक्षण क्षेत्रों को छोड़कर उन्हें किसी भी प्रकार का दमन नहीं सहना पड़ेगा। लेकिन जब अनादि पथ खुलेगा तो अनादि पथ के नियम बदल जाएंगे। अपनी मातृभूमि के पास, जहां हमारे विशेष स्वरूप हैं, के अलावा हमें भारी दमन का सामना करना पड़ेगा।
राघव ने सिर हिलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई राज होगा। हालांकि उसे पहले ही इसका थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था, लेकिन अनुराधा की इतनी ईमानदारी देखकर लग रहा था कि उसने आकर सही फैसला किया था। वे फिर कुछ देर और आगे बढ़े, तभी अनुराधा अचानक रुक गया और माफी मांगते हुए बोला, राघव, मुझे माफ करना, लेकिन बाकी रास्ता हमारी जनजाति का एक राज है। कृपया अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो, इससे तुम्हारी दिव्य भावनाएं अलग हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ पाओगे कि हमें ऐसा क्यों करना है। राघव ने कोशर और काव्य की तरफ देखा। उन्होंने सिर हिलाया तो वह मुस्कुराया और अपनी आंखों पर बंधी पट्टी ले ली। चूंकि उसने उन पर भरोसा करने का फैसला किया था, इसलिए वो अंत तक उन पर भरोसा करेगा। इस आंख पर बंधी पट्टी में उसकी दिव्य अनुभूति को अवरुद्ध करने के लिए अजीबोगरीब रून थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी आध्यात्मिक अनुभूति कितनी प्रबल थी। उसकी विशाल आध्यात्मिक शक्ति के कारण ये आंख पर बंधी पट्टी उसकी दिव्य अनुभूति को पूरी तरह अवरुद्ध करने में असमर्थ थी। बस थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति के सहारे, जो आसानी से पार हो सकती थी, राघव सब कुछ देख सकता था। 2 ब्लॉक और आगे बढ़ने पर लोगों का एक नया समूह दिखाई दिया। राघव को देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद एक परिवहन संरचना प्रकट हुई। इसके सक्रिय होते ही राघव ने पाया कि वह एक विशाल जनजाति के बीच प्रकट हो गया है। आंखों से पट्टी हटा दी गई। हालांकि राघव ने सब कुछ देख लिया था, फिर भी उसने नाटक किया और ध्यान से चारों ओर देखा। ये एक समतल घास का मैदान था और पन्ने जैसी घास क्षितिज तक फैली हुई थी। कुछ दूर कुछ बड़े तंबू थे, जो किसी बड़े चौक के चारों ओर बिखरे तारों जैसे लग रहे थे। घास के मैदान के बीचों बीच एक प्राचीन वेदी थी। इससे पहले कि राघव उस वेदी की जांच कर पाता, विशेषज्ञों के एक विशाल समूह ने उसे घेर लिया। वे सैकड़ों की संख्या में थे और वे सभी दिव्य प्राणी थे। राघव चौंका। क्या हो रहा है? क्या यहां जमीन से अचानक कोई दिव्य प्राणी उगाया है? ऐसा लग रहा था कि जियाओ जनजाति का हर सदस्य कोई दिव्य प्राणी है। बाहरी दुनिया में लाखों साधकों के बीच शायद एक भी दिव्य पुरुष न हो, लेकिन यहां वे सभी दिव्य पुरुष थे। एक आक्रमणकारी। सभी लोग राघव को घूर रहे थे, मानो उसे काट काट कर मार डालना चाहते हों। ऐसा लग रहा था जैसे यही वो व्यक्ति हो जिसने उनके पिताओं को मार डाला हो। सातवें बुजुर्ग, उतावले मत बनो, मैं उसे पुराने जनजाति नेता से मिलने ला रहा हूं, अनुराधा ने कहा। ऐसा लग रहा था कि इन लोगों के बीच अनुराधा का रुतबा कुछ खास था। हालांकि वह बुजुर्ग नाराज था, फिर भी उसने एक व्यक्ति को सिर हिलाकर इशारा किया। वो व्यक्ति तुरंत वहां से भाग गया। सैकड़ों ब्लेड जैसी आंखों से घूरना बेहद असहज था। राघव को तो यहां आने का पछतावा भी होने लगा। घबराओ मत, ये चाचा लोग वास्तव में अच्छे लोग हैं, बस आक्रमणकारियों से उनकी बहुत दुश्मनी है। तुम अलग हो, कोशर ने राघव को दिलासा दिया। वो अलग कैसे हैं? आक्रमणकारी सभी हिंसक और बेशर्म होते हैं। हर बार जब वे आते हैं तो हमारा कत्लेआम करते हैं। तुम बच्चों को क्या समझ है? भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया। अंशुल की नजर अचानक उस आदमी पर पड़ी। उसने उसे एक खास नजर से देखा और वो व्यक्ति तुरंत समझ गया। उसने अपना बूट उतारा और राघव की ओर फेंक दिया। मैं तुम आक्रमणकारियों को पीट पीट कर मार डालूंगा। राघव के चेहरे पर उदासी छा गई। वह निश्चित रूप से इतना अपमान सहन नहीं कर सकता था। शक्तिशाली दुश्मनों के सामने भी वह इसे सहन नहीं कर सकता था। वो अपनी कृपाण निकालने ही वाला था कि अनुराधा उससे भी तेज थी। उसने बूट पकड़ा और उसे उस व्यक्ति के चेहरे पर जोर से दे मारा। सुधीर, तुम कब किसी और के कुत्ते बन गए? कोई तुम्हें देखता है और तुम किसी को काटने चले जाते हो। अनुराधा गुस्से से चिल्लाया। उस व्यक्ति को उम्मीद नहीं थी कि अनुराधा वास्तव में हस्तक्षेप करेगा। नतीजतन वो उसके बूट के तले से टकराया और गंध ने उसे लगभग बेहोश कर दिया। सच तो यह है कि उसे पता ही नहीं था कि वह अभी अभी नर्क के द्वार से टकराया है। अगर अनुराधा न होता तो वह पहले ही मर चुका होता। अनुराधा, तुम एक आक्रमणकारी के लिए अपने ही आदिवासियों से लड़ोगे? तुम्हारी वफादारी कहाँ है? अंशुल इसी पल का इंतजार कर रहा था।
आखिरकार वो सही था। भाड़ में जाओ। पाव। राघव अब और नहीं देख सका और उसने जोरदार तमाचा जड़ दिया। अंशुल का चौकोर चेहरा एकदम से चकरा गया। अंशुल तोप के गोले की तरह उछला। लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राघव के थप्पड़ के बाद भी वे उसे बचा नहीं पाए। हालांकि ये लोग दिव्य थे, उन्होंने अपने स्वर्गीय दाव रूनों का आह्वान नहीं किया था। इससे उनकी शक्ति सीमित हो गई और परिणाम स्वरूप अंशुल ने उन्हें कुचल दिया। अनुराधा भी दंग रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि राघव इतना बेशर्म होगा कि अंशुल पर वार करेगा। वो किसी पर भी हमला कर सकती थी, क्योंकि ये उसके आदिवासी थे। जो भी हुआ वे बाद में उस पर चर्चा कर सकते थे, लेकिन राघव एक बाहरी व्यक्ति था। लोग पहले से ही उससे नफरत करते थे। अब उसने सचमुच एक आपदा को भड़का दिया था। जैसी कि उम्मीद थी, उसके चिल्लाने के बावजूद बाकी सभी लोग गुस्से में राघव पर टूट पड़े। कोशर और काव्य दोनों ही दंग रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मामला इस हद तक पहुंच जाएगा। राघव ने घुरघुराहट भरी। उसकी कृपाण पहले से ही उसके हाथ में थी। हालांकि ये सब योजना के अनुसार नहीं हो रहा था, लेकिन उसके लिए इस अपमान को स्वीकार करना असंभव था। वह इस अपमान को तभी स्वीकार कर सकता था जब वह मर चुका होता। राघव के चारों ओर हत्या की मंशा को बढ़ता देख कोशर और काव्य डर से पीले पड़ गए। रुकना। एक चीख गूंजी। न तो बहुत तेज थी, नहीं बहुत रौबदार। ये एक बेहद गरिमामयी चीख थी, लेकिन इसी चीख ने सबको रोक दिया। देखते ही देखते इतनी शांति छा गई कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई देने लगी। युवाओं को घमंड और अधीरता से बचना चाहिए। घमंड ईर्ष्या लाएगा, क्रोध क्रोध लाएगा, और क्रोध के वशीभूत होकर सही निर्णय लेना असंभव हो जाएगा। मैंने तुम्हें यह कितनी बार कहा है, लेकिन तुम अभी भी बिल्कुल परिपक्व नहीं हुए। दो बुजुर्ग पास आए। दोनों के बाल सफेद थे और झुर्रियां थी, लेकिन उनके शरीर अभी भी प्राचीन देवदारों की तरह लंबे और सीधे थे। उनमें से एक के हाथ में आबनूस की एक छड़ी थी। उसमें से जरा भी कंपन नहीं हो रहा था, लेकिन उससे पहाड़ जैसा दबाव निकल रहा था। दूसरा बुजुर्ग उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। उसकी पुतलियां बिल्कुल नहीं थी। बूढ़े जनजाति नेता। सभी ने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। बेंत लिए हुए बुजुर्ग ने सिर हिलाया। राघव को देखते हुए उसकी धुंधली आंखों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, लेकिन वे जल्दी ही शांत हो गई। जनजाति नेता, जो हुआ वो ये है कि अनुराधा ने जल्दी से ये बताना शुरू किया कि कैसे राघव ने कोशर और काव्य को बचाया था, और फिर उन्हें 7 सितारा लाल मकड़ी लिली अमृत खोजने में भी मदद की थी। कहानी सुनने के बाद बुजुर्ग ने सिर हिलाया और थोड़े आशंकित अनुराधा को दिलासा देते हुए कहा, अच्छा बच्चा, अपने आचरण के मामले में तुम किसी भी इंसान से कम नहीं हो। क्या हमारे जियाओं कबीले में कोई ऐसा छोटा मोटा आदमी है जो कृतज्ञता का बदला चुकाना नहीं जानता? यह देखकर कि बूढ़ा कबीला नेता नाराज नहीं था, बल्कि उसने उसकी तारीफ की थी। अनुराधा को राहत मिली। उसने झट से कहा, राघव, ये हमारा बूढ़ा कबीला नेता है। नमस्कार वरिष्ठ। राघव ने अपने हाथों को कप के आकार में बनाया और उस व्यक्ति की ओर थोड़ा झुका। मेरे जियाओं जनजाति के लोगों की मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह बूढ़ा व्यक्ति इस उपकार को याद रखेगा, जनजाति के नेता ने कहा। चूंकि वह और करीब पहुंच गया था, राघव को अब उस बुजुर्ग के चारों ओर मौत का साया दिखाई दे रहा था। उसकी लंबी उम्र साफ तौर पर खत्म होने वाली थी। वो किसी भी पल गिर सकता था। ऐसा उसने सिर्फ पिलदांव में अपनी दक्षता के कारण ही देखा था। तुम्हारी दूरदर्शिता अच्छी है। जाने से पहले मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं। बूढ़े कबीले के नेता ने राघव के हैरान भाव देखे और मुस्कुरा दिए, लेकिन अपने लोगों की ओर मुड़कर देखते ही उनकी मुस्कान गायब हो गई और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, कोशर, कबीले के भावी नेता होने के नाते तुम इतने खतरनाक समय में इतनी जल्दी कैसे बाहर निकल आए? तुमने अनुराधा को इतने सारे लोगों के साथ तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा था। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे इस कृत्य से उनमें से हर एक को खतरा है? अंत में उसकी आवाज एक ठंडी चीख में बदल गई। कोशर की हरकतों ने उसे साफ तौर पर क्रोधित कर दिया था।
सब एक पल के लिए चुप हो गए, कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन अंशुल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। कोशर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन उसने जिद करते हुए कहा, बूढ़े कबीले के नेता, मैं कबीले का उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहता। नहीं, मेरे पास इसकी क्षमता है। आप मुझे स्वार्थी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मुझे चीजों को संभालना नहीं आता। मैं कोशर अपनी सजा स्वीकार करता हूं। कोशर ने कुछ भी कबूल नहीं किया। नहीं उसने कुछ समझाने की कोशिश की, नहीं उसने किसी से नरमी बरतने की जहमत उठाई। बूढ़े कबीले के नेता को देखते हुए उसकी आंखें बिल्कुल शांत थी। तुम, बूढ़े कबीले के नेता ने जिद्दी कोशर को देखा और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसकी नजर में कोशर उसके दिवंगत पिता जैसा ही लग रहा था। बूढ़े कबीले के नेता, हालांकि कोशर आवेगी था, उसके इरादे नेक थे। अब हमें 7 सितारा लाल मकड़ी लिली अमृत मिल गया है और जियाओं कबीले को कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा होगा कि पुण्य से सजा रद्द हो जाए। एक कबीले के बुजुर्ग ने विनती की। इस बार वह बस भाग्यशाली था। अपने साथियों को सिर्फ स्वार्थ के कारण मौत का जोखिम उठाने देना एक नेता के लिए अनुपयुक्त गुण है। अगर हमारा कबीला ऐसे व्यक्ति को हमारा नेतृत्व करने दे तो क्या ये हम सभी को भयभीत नहीं करेगा? हम में से कितने लोग ऐसी बात स्वीकार कर सकते हैं? अंशुल ने सबसे पहले जवाब दिया। साथ ही कुछ और युवा शिष्य भी थे जो अलग नजर आ रहे थे। जाहिर है वे कोशर को पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोशर बहुत ताकतवर नहीं था। अपनी पीढ़ी में उसे औसत ही माना जा सकता था। ये उन्हें मनाने के लिए काफी नहीं था। इतने सारे लोगों के पलटवार के बाद अनुराधा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह जो कुछ भी कहती वह बेकार होता। एक जनजाति के नेता के रूप में पहली आवश्यकता वह शक्ति थी जो सभी को यह विश्वास दिला सके कि उन्हें नंबर 1 व्यक्ति होना चाहिए। अगली सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता शांत, स्थिर और अनुभवी होना था। कोशर इनमें से किसी भी आवश्यकता को पूरा नहीं करती थी। काव्य भी कुछ नहीं कह सकती थी। वह दया की भीख मांगना चाहती थी, फिर भी वह जानती थी कि ऐसा करना बेकार होगा। छी! जैसे ही कुछ लोग गालियां दे रहे थे, एक ठहाका गूंज उठा। सबने उस ठहाके की ओर देखा। वो राघव की तरफ से था। तुम किस बात पर हंस रहे हो? अंशुल ने गुस्से से कहा। स्वाभाविक रूप से मैं तुम बेवकूफों पर हंस रहा हूं। मैं तुम पाखंडी संतों को सबसे ज्यादा नीची नजर से देखता हूं। राघव ने व्यंग्य किया। तुम्हें क्या लगता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यह हमारे जियाओं कबीले का मामला है। तुम्हारे जैसे आक्रमणकारी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अंशुल चिल्लाया और उसके अंदर से हत्या की भावना फूट पड़ी। यह कहा जा सकता है कि राघव द्वारा उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने के बाद उसके प्रति उसकी नफरत उसकी हड्डियों में और उसके दिल में उकेर दी गई थी। तुम्हारा जियाओं कबीला, तो तुम्हें पता है कि तुम जियाओं कबीले के सदस्य हो। मैं तो तुम्हें एक आक्रमणकारी समझता था। जरा सी गलती पर अपने ही लोगों को मौत के घाट उतार देना। तुम्हारे जियाओं कबीले के लोग तो सचमुच चालाकी से काम लेना जानते हैं। मुझे कहना होगा, तुम्हारी खाल मुझसे भी मोटी है। राघव ने व्यंग्य किया। तुम, अंशुल गुस्से में बोला। युवा मित्र, क्या आपके पास कोई सुझाव है? वृद्ध जनजाति नेता ने विनम्रता से पूछा। आप उन्हें सुनना चाहते हैं? राघव ने पूछा। बिल्कुल। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ इस बारे में ठीक से चर्चा करूंगा। राघव सबकी नजरों के सामने कोशर के पास गया। राघव को बाहर खड़ा देखकर काव्य आभारी भी थी और डरी भी। यह अप्रत्याशित था कि कोशर के लिए बोलने वाला व्यक्ति एक बाहरी व्यक्ति होगा। अनुराधा के चेहरे पर एक उलझन थी। राघव इतिहास में बाहरी दुनिया से जियाओं जनजाति में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो किया वह सही था या गलत। बड़े भाई राघव, कोशर दंग रह गया। जब आप बोले तो खड़े हो जाए। राघव कोशर के सामने पहुंचा। मैंने गलती की है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। गलती? कौन सी गलती? राघव ने पूछा। शुरू में मैंने सोचा था कि तुम एक आदमी हो और यही वजह थी कि मैंने तुम्हें बचाया, लेकिन अब मुझे पता चला है कि तुम कायर हो। तुमने मुझे सचमुच निराश किया है। मैं कायर नहीं हूं।
कोशर ने कहा, क्या तुमने सोचा था कि सिर्फ इसलिए कि तुम मौत से बेखौफ दुश्मनों से लड़ सकते हो, तुम कायर नहीं हो? क्या तुमने सोचा था कि सिर्फ इसलिए कि तुमने अपने साथी का साथ नहीं छोड़ा, तुम कायर नहीं हो? लेकिन आप सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि आपके फैसले गलत थे क्योंकि किसी ने आपकी आलोचना की थी। आप कायर कैसे नहीं हैं? तुमने किसी को बचाने के लिए 7 सितारा लाल मकड़ी लिली का रस इकट्ठा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। तुम अपने किसी करीबी को अपनी आत्मा के टुकड़े होने का दर्द सहते हुए नहीं देख सकते थे। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर तुम्हें फिर से चुनना पड़े तो क्या तुम फिर से ऐसा करोगे? राघव ने पूछा। कोशर स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया। अगर मैं आंटी को उस दर्द से बचा सकता हूं, तो अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं तैयार हूं। अगर मुझे फिर से चुनना पड़े तो मैं वही फैसला लूंगा। हंगामा मच गया। कोशर का इतना जिद्दी होना अप्रत्याशित था। उसे जरा भी अफसोस नहीं हुआ। कोशर, तुम इस जनजाति के भावी नेता हो। अगर तुम समग्र परिदृश्य को नजरअंदाज करोगे तो तुम पूरे जियाओ जनजाति के लिए खतरा बन जाओगे। तुम जनजाति का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं हो, वृद्ध जनजाति नेता ने कहा। कोशर चिल्लाया, मैं कभी भी कबीले का नेतृत्व नहीं करना चाहता था। मेरी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा या लक्ष्य नहीं है। जब से मेरे पिता की मृत्यु हुई है, तुम सब मुझे नीची नजर से देखने लगे हो। सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो हमेशा मेरा ख्याल रखता था, वो थी आंटी। लेकिन तुम सबने मुझे एक औजार समझा जिसे हर दिन पूरी ताकत से साधना करनी पड़ती थी। 10 साल हो गए हैं, मैं बहुत सह चुका हूं। अगर आंटी हमेशा मेरा ख्याल न रखती और मुझे प्रोत्साहित न करती तो मैं कब का आपकी वजह से पागल हो गया होता। सिर्फ इसलिए कि मेरे पिता कबीले के नेता थे, मुझे अगला कबीला नेता क्यों बनना है? क्या आपने मुझसे कभी पूछा कि क्या मैं बनना चाहता हूं? क्या आपने मुझसे कभी पूछा कि मैं क्या चाहता हूं? मैं तो बस एक साधारण साधक हूं। क्या आपको एक मुर्गे को बाज बनने के लिए मजबूर करना चाहिए? तुम लोग बहुत स्वार्थी हो। क्या तुम्हें पता है कि पूरी मेहनत करने के बाद भी अपने साथियों द्वारा दूर धकेले जाने का क्या मतलब होता है? क्या तुम्हें पता है कि मैंने कितनी बार अपनी जान लेने के बारे में सोचा है? कबीले में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं, उनमें से एक को चुन लो। मुझे ही क्यों चुनना है? सिर्फ आंटी ने ही मुझे समझा, मेरी रक्षा की और मुझे प्यार किया। अगर मैं उनके लिए मरना चाहता हूं तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? अगर मैं मर गया तो मर गया। क्या मैंने तुमसे मुझे बचाने के लिए कहा था? मैं तो बस आंटी को बचाना चाहता था। मैं बस यही चाहता हूं कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। अगर मुझे मरना पड़े तो मैं तैयार हूं। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। कोशर बोलते बोलते और भी भावुक हो गया। अंत में वर्षों की शिकायतें बाहर आने लगी। सब चुप थे। 10 साल पहले कोशर तो बस एक बच्चा ही था। ये सोचकर कि कैसे सब उसे इतनी निराशा और नाराजगी से देखते थे क्योंकि वह सुधर नहीं रहा था, सचमुच थोड़ा अन्याय हुआ। लेकिन और क्या रास्ता था? वह तो कबीले के सरदार का बेटा था। मूलतः पुराने कबीले के नेता ने अपना पद पहले ही त्याग दिया था, लेकिन फिर नए कबीले के नेता की युद्ध में मृत्यु हो गई। इसलिए पुराने कबीले के नेता के पास फिर से पदभार संभालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसीलिए सभी उसे कबीले का नेता कहने के बजाय पुराने कबीले का नेता कहने लगे। राघव ने कोशर का कंधा थपथपाया। एक आदमी को मर्दाना होना चाहिए। तुम किस बात पर रो रही हो? रोना कमजोरों के लिए है। ताकतवर लोग ही दूसरों को रुलाते हैं। चूंकि तुम एक आदमी के रूप में पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हें यह समझना होगा कि तुम एक ऐसे आदमी बनने के लिए पैदा हुए हो जो स्वर्ग और पृथ्वी को सहारा दे सके। दुख और शिकायतें तुम्हारी परीक्षाएं हैं। इन परीक्षाओं को पार करने के बाद ही तुम मजबूत बन सकते हो। कमजोर लोग सिर्फ इसलिए मजबूत नहीं हो जाते क्योंकि वे बनना चाहते हैं। उनके पास मजबूत होने का कोई कारण होना चाहिए। अपनी आंखों से उन चीजों को मिटा दो। थोड़ी सी शिकायत के कारण रोना शुरू मत करो। तुम एक आदमी हो। शिकायतों को अंदर ही दबा कर रखना चाहिए। हाँ, बड़े भाई राघव, मैं आपकी बात सुनूंगा। कोशर ने अपने आंसू पोंछे और खड़ा हो गया। न जाने क्यों राघव का साथ उसे असीम आत्मविश्वास देता था। उसे भरोसा था कि राघव की बातें सही हैं।
राघव उसे हरगिज धोखा नहीं देगा। इस समय जियाओ जनजाति के सभी विशेषज्ञ चुप थे। जियाओ जनजाति के अंदरूनी हिस्से से और भी लोग बाहर निकलने लगे थे। उन्होंने उन्हें कसकर घेर लिया। राघव ने उन लोगों की तरफ देखा और कहा, कोशर अभी बच्चा है। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप सब उस पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। अगर मेरा अंदाजा सही है तो उसका शरीर जरूर खास होगा, उसमें अपार क्षमताएं होंगी, इसीलिए आप उसे अपने कबीले का नेता बनाने के लिए जोर दे रहे हैं। उसकी बातें सुनकर सभी हैरान रह गए। कई लोग चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। वे बूढ़े कबीले के सरदार और बुजुर्गों की तरफ मुड़े। बूढ़े कबीले के नेता ने थोड़ा सिर हिलाया। हाँ, कोशर के भीतर अपार ऊर्जा है। एक बार यह सक्रिय हो जाए तो उसकी उपलब्धियां पिछले कबीले के नेता से भी ज्यादा हो जाएंगी। वो हमारे जियाओ कबीले में अनादिकाल से अब तक पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ बन जाएगा। दुर्भाग्य से उसने आह भरी। बाकी बुजुर्ग भी उदास थे। स्वाभाविक रूप से उनकी अपनी गुप्त परेशानियां थी, जिनकी वजह से उन्होंने कोशर से इतनी मेहनत करवाई। वर्तमान में कोशर केवल एक रैंक 1 दिव्य था। यदि वह 16 वर्ष की आयु तक रैंक 3 दिव्य के रूप में जागृत नहीं हो सका तो वो हमेशा के लिए एक रैंक 1 दिव्य ही रहेगा। अनादि पथ में अमर युग से बची हुई आध्यात्मिक क्यूई मौजूद थी। यहां के बच्चे 9 साल की उम्र तक स्वतः ही दिव्य के रूप में जागृत हो जाते थे, लेकिन सामान्यतः वे केवल प्रथम श्रेणी के दिव्य ही होते थे। 10,000 लोगों में शायद केवल एक ही व्यक्ति द्वितीय श्रेणी के दिव्य के रूप में जागृत होता था। जहां तक कोशर के पिता का सवाल है, वह एक भयानक तृतीय श्रेणी का दिव्य प्राणी था। कोशर उसका इकलौता पुत्र था और उसके शरीर में उसके पिता का रक्त प्रवाहित होता था। उसके भीतर एक भयानक ऊर्जा छिपी हुई थी और एक बार वह सक्रिय हो जाती तो वह भी तृतीय श्रेणी का दिव्य प्राणी बन जाता। इन मूल निवासियों के लिए तीसरी श्रेणी ही सीमा थी। उन्हें अनादिकाल से चले आ रहे नियमों के कारण कष्ट सहना पड़ा, इसलिए वे चौथी श्रेणी तक पहुंचने में असमर्थ थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कोशर बूढ़ा होता गया और उसके जागने का कोई संकेत अभी भी नहीं था। उसके भीतर की ऊर्जा सुप्त हो गई थी। इससे कबीले के उच्च अधिकारी बेहद चिंतित हो गए, इसलिए उन्होंने कोशर पर दबाव और भी बढ़ा दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि उनके दबाव में वो अपनी ऊर्जा जागृत कर लेगा। अब कोशर 15 साल का हो चुका था। उन्हें अब उम्मीद नहीं थी कि वह तीसरे दर्जे का दिव्य प्राणी बनकर जागृत हो पाएगा। सिर्फ दूसरे दर्जे का दिव्य प्राणी बनकर ही वे खुश हो जाते। सच तो यह है कि ये सभी बुजुर्ग कोशर की बहुत परवाह करते थे, इसीलिए वे इस बात से बहुत नाराज थे कि कोशर ऐसे समय में अचानक गायब होकर 7 सितारा लाल मकड़ी लिली का रस इकट्ठा करने चला गया। उन्हें डर था कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। चूंकि तुम भविष्य में कबीले के नेता नहीं बनना चाहते तो ठीक है, पुराना कबीला नेता मौजूद है, चलो एक नया उत्तराधिकारी चुनते हैं, अंशुल ने अचानक कहा। उसके इरादे साफ थे। कनिष्ठ पीढ़ी में वह सबसे शक्तिशाली था। हालांकि वे सभी प्रथम श्रेणी के दिव्य थे, केवल अनुराधा ही उसे थोड़ा दबा सकती थी। लेकिन जियाओ जनजाति में किसी महिला जनजाति नेता का कोई उदाहरण नहीं था। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास योग्यता नहीं है, राघव ने तिरस्कार पूर्वक कहा। क्या बकवास है, मैं कैसे योग्य नहीं हो सकता? अंशुल गुस्से से बोला। सबसे पहले आप अधीर, गुस्सैल और अत्याचारी हैं। आप अपने स्वभाव के अनुसार आचरण करना पसंद करते हैं, जो एक अत्याचारी की विशिष्ट शैली है। दूसरी बात, तुम स्वार्थी हो और किसी के प्रति उदासीन नहीं हो। कोशर पिछली पीढ़ी के कबीले के नेता का बेटा है। यहां तक कि पुराने कबीले के नेता ने भी कहा है कि पिछले कबीले के नेता की लड़ाई में मृत्यु हो गई थी। कोशर बहुत दयनीय है, लेकिन फिर भी तुम उसे तब मारते हो जब वह नीचे गिर जाता है, अपनी स्थिति के लिए लड़ता है। तीसरा, एक जनजाति के नेता के पास एक दयालु हृदय होना चाहिए। जनजाति के लिए एक हृदय, जनजाति की रक्षा के लिए एक हृदय, उनकी मृत्यु तक।